और इनका क्वेश्चन वैलिड पता क्यों है? ये प्रैक्टिसिंग कर लिया ना इस मामले को लेकर। वैसे ज्यादातर आप एज अक्यूज्ड पर्सन आते हैं इसमें, मतलब जो, लेकिन चले फिर भी आप पूछ लें कि आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई ऐसी इंजरी विच लीव्स अ मार्क ऑफ वुंड ईदर परमानेंटली और टेम्परेरी। मौसम साहब इधर गौर करना है इस बात पे कि इंजरी वो चीज है, हर्ट वो चीज है जिससे आपकी बॉडी इंजर हुई है, नजर आए कि कोई निशान है, विच लीव्स अ मार्क ऑफ वुंड ईदर परमानेंटली और टेम्परेरीली, वो हर्ट है। उसके अलावा आप सारी जो आपके जहन में बातें हैं ना वो निकाल दें, आप नहीं पर्चा करा सकते। गोली सीधा गोली गोली वो तो फिर रिलैक्स जी प्लीज। सर ये फिजियोलॉजिकल ऑफेंसेस के ऊपर लेजिस्लेशन क्या इस वजह से ज्यादा इजी है कि उसकी मेजरमेंट ज्यादा आसान है? एब्सोल्युटली, मतलब अब किसी ने मेरा दिल तोड़ा है तो हाउ वुड इट बी डिटरमिन्ड कि कितना दिल टूटा है? मतलब या तो फिर मैसेज दिखाएं कि भाई क्या कमिटमेंट है। असल में ना ये जो टॉपिक तो एक्सचेंज हो रहा है, दिल तोड़ना जोड़ना, इसमें ना असल में इक्वालिटी है और इसलिए इसके ऊपर कोई ऑफेंस इस तरह का ऑफेंस नहीं होता। मतलब वो कहते हैं यार ठीक है वो आपका मतलब निजी मामला है, वो देखें निजी मामला मतलब दिल की हद तक रखे ना, ये तो नहीं है कि आगे डंडा मार दें। द मोमेंट्स यू पिक अप डंडा और अगले के सर पे आप डंडा ब्लो देते हैं तो दैट बिकम्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द लॉ। उसे लॉ ने मना किया। लॉ ये कहता है कि जब तक कोई भी एक्ट होगा नहीं, वो आपने पढ़ा है ना उसका क्या था, एसेंशियल ऑफ क्राइम। हाँ जी, तो उसके अंदर 4 चीजें बताई गई हैं। ये सबसे पहले आपका मंजरिया, आपका माइंडसेट, आपकी इंटेंशन, फिर उसके बाद एक्ट करना उसके ऊपर, फिर उस एक्ट के अगेंस्ट क्या होना चाहिए आपका, कोई मतलब हार्म होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस उसका होना चाहिए, इंसान के ऊपर आपने एक्ट उसका असर होना ठीक है, चाहिए और उसके अगेंस्ट उसको कोई इंजरी मिली। अनलॉफुल एक्ट से मतलब हमने हर किसी को कॉज किया नॉन बेलेबल के अंदर, हाँ, लेकिन वो बाद में प्रूव हो गया बाय मिस्टेक है, तो नॉन बेलेबल में उसको बेल ही मिल जाती है, वो फिर उसको बाय मिस्टेक में क्यों नहीं लेके जाते? हाँ, मैं आपको बताता नॉन हूँ। बेलेबल में ही बेल मिल जाती है, ऐसा क्यों? बेसिकली द क्वेश्चन नीड्स टू बी क्लियर, थोड़ा सा मजीद। मेरा ख्याल है कि यू वांट टू आस्क कि भाई मतलब इट्स अ जनरल क्वेश्चन कि नॉन अवेलेबल बोलते हैं और हमारे पास आते हैं बंदे कहते हैं A3 है, हम कहते हैं ऐसे बेल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि लॉ ने जो सेक्शन 497 दिया है ना, उसमें उन्होंने बेसिकली 3 तरीके से कैटेगराइज किया है चीजों को। एक उन्होंने कह दिया कि बेलेबल ऑफेंसेस, एंड सपोज A1 की बात है, इसका तो कह दिया बेलेबल, द पर्सन विल अप्लाई द बेल और एज अ मैटर ऑफ राइट ये बेल उसको अलाउ कर दी जाएगी। बाकी कह देते हैं कि नॉन बेलेबल है, लेकिन इसमें फिर 2 कैटेगरीज हैं, जैसे कि ये A2 और A3 है, इसकी 5 ईयर्स है, और जो A4, 5, 6 है 10 और 14 साल है। अब वो कहते हैं जो नॉन वेलेबल है 4 साल से लेके 10 साल से पहले तक के जो है, दे डू नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ अ प्रोहिबिटरी क्लॉज। प्रोहिबिटरी क्लॉज एक ममनुआ शिक का ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 497 सबसेक्शन 2 के अंदर वो कहते हैं कि वो ऑफेंसेस जिसकी सजा 10 या 10 साल से कम है, those offenses does not fall under the ambit of under the link of the prohibitory clause। तो वो कहते हैं कि जो प्रोहिबिटरी क्लॉज फॉल नहीं करते ना, उसमें आप बेल अलाउ कर दें अगर केस फर्दर इंक्वायरी का है, अगर केस फर्दर इंक्वायरी का ओनली देन। और अगर आपको फ्रॉम द फेस ऑफ द FIR ये लगे कि भाई कोई फर्दर इंक्वायरी की बात है। अब फर्दर इंक्वायरी क्या होती है कि हमें फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स देख के ये महसूस होता है कि यार ऐसा लगता है कि अगर एविडेंस कराई तो ये बंदा बरी हो जाएगा। अब अगर उसके थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी है कि ही विल बी एक्विटेड इन फ्यूचर, तो फिर उसको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या अंडर ट्रायल प्रिजनर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो 2 साल के ट्रायल के बाद बरी होगा तो कानून के अंदर कोई कॉम्पनसेशन मौजूद नहीं है कि जो हमने आपको अंडर ट्रायल रखा है हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। 2 करोड़ क्या, कोई आके सॉरी भी नहीं बोलता कि भाई हमने आपको अंदर रखा है। तो इस वजह से बेल का कॉन्सेप्ट आया था कि भाई अगर बाद में डिटरमिन हो गया कि आपने जुर्म किया है तो आप पूरी सजा काट के नहीं आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप बाद में बरी हो गए और आपने 3 साल की सजा काटी हुई है तो उसकी कोई कॉम्पनसेशन लॉ में है? मतलब यू आर गुड स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई नो, तो मतलब ये कहीं पे कोई ऐसी प्रोविजन जो गुजरी हो कि भाई एक बंदे को गलत रखा था बाद में बरी हो गया है तो क्या उसकी कोई कॉम्पनसेशन है लॉ में? तो बेल का कॉन्सेप्ट ये है। उन्होंने कह दिया कि जो 10 या 10 साल से ज्यादा के हैं उनमें इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, इन द ऑर्डिनरी केसेस बेल अलाउ करनी ही नहीं है। उनके ऊपर स्टैट्यूटरी ग्राउंड आ जाते हैं कि भाई डिले इन ट्रायल हो गया या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया, सपोज किसी बंदे से 1200 ग्राम चार्ज बरामद हुई है,
रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं चल सिंह तो रेत थी, तो फिर ट्रायल कंक्लूड होने में टाइम है, तो फिर फौरन उसकी बेल ले ली। एक बंदे को मेरे पास एक केस आ गया, 2 वकीलों के पास केस आए, एक को काउंसिल थे, उनको कहा कि भाई उनके क्लाइंट ने फायर मारा है जो बेड पे लगा है, मेरे क्लाइंट को फायर है जो इधर लगा है कमर पे। ट्रायल आ गए, बंदे गिरफ्तार हो गए, मेडिकल रिपोर्ट आ गई। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि भाई एक बंदे को फायर लगा है, उसी बंदे को, वो यहां से एंटर हुआ, यहां से निकल गया। अब मेरा जो क्लाइंट है उसको क्या रोल था कि भाई मैंने फायर मारा है जो उसे कमर में लगा है। मेडिकल में क्या कह रहे हैं कि वो तो एग्जिट है, गोली यहां से घुसी है, पीछे से गोली निकल गई है बाहर। तो इसका क्या मतलब है कि जो मुझे रोल एट्रीब्यूटेड है एफआईआर में वो तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि मैंने फायर मारा है, वो कमर पे लगा और कमर पे फायर नहीं है, वो अखराजी सुराख है, वहां से गोली निकली है। तो अब मैं क्या करूं? मुझे अब आप तो कह रहे हैं कि मेरे पर 302 का इल्जाम है, डेथ पेनल्टी है, मुझे बेल अलाउ कर रहे हैं, क्यों ना करें भाई? मेरे ऊपर जो इल्जाम था प्राइवेट साबित है, मैं दस्ती बेल पिटीशन फाइल करूंगा और इस ग्राउंड के ऊपर मुझे बेल मिलेगी, और जैसे ही चालान आएगा मैं फिर 265K दे दूंगा कि भाई मुझे ट्रायल में भी ना रखे, मुझे तो जो रोल एट्रीब्यूटेड है वो फायर ही नहीं है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, एविडेंस हो रही थी छोटू गैंग के केसेस में सेंट्रल जेल मुल्तान के अंदर। उसमें यह हुआ था कि पुलिस वाला कहता है, इलीट फोर्स वाला, कि मैं आइलैंड क्रॉस करके छोटू गैंग को पकड़ने जा रहा था, तो गैंग ने फायर किया जो मुझे पीछे बट पे लगी है, हिप्स के ऊपर मुझे गोली लगी है, और वो मारिया गुलाम रसूल छोटू है। मैं छोटू गैंग का वकील था। अब मैंने उस बंदे से एक ही सवाल पूछा है, वो सवाल यह था कि जब तुम्हें गुलाम रसूल छोटू ने फायर मारा है तो तुम्हारा मुंह किस तरफ था? मतलब तुम कह रहे हो कि गुलाम रसूल छोटू ने तुम्हें फायर मारा है, वो तुम्हें हिप पे लगा है, तो तुम्हारा मुंह किस तरफ था जब तुम्हें फायर मारा है? अब उसे ये पता था, उस बेवकूफ को, क्योंकि वो एक सीनियर सीटीटी का ऑफिसर था, उसे पता था कि अगर मैंने बोला कि मेरा मुंह छोटू की तरफ था तो फायर पीछे कैसे लगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ऐसे खड़ा हुआ था, देख भी मैं रहा था। अगर तुम्हारा मुंह छोटू की तरफ था तो फायर फिर पुलिस पार्टी ने तुम्हें मारा है, क्योंकि तुम आइलैंड पे खड़े हो, आगे गैंग है, पीछे पुलिस पार्टी खड़ी है, इलीट फोर्स, सीटीटी और पंजाब पुलिस खड़ी है। तो वो चुप। मैंने कहा भाईजान आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया, मैंने आपसे ये पूछा है कि जब आपको गुलाम रसूल छोटू ने फायर मारा है, आपने एफआईआर में एलेज किया है, तब आपका मुंह किस तरफ था? तो उसने कहा कि भाई अगर मैंने बोला कि भाई मेरा मुंह छोटू की तरफ था तो फायर कैसे लगा? अगर मैंने बोला कि मेरा मुंह परली तरफ था तो फिर तुम्हें कैसे पता कि छोटू ने फायर मारी? उधर तो पूरा गैंग खड़ा है, 20-25 दहशतगर्दों का गैंग वहां पे खड़ा है। हाउ डू यू नो कि छोटू नहीं फायर मारी है? सारे उनका तो छोटा सा बच्चा भी रॉकेट लॉन्चर लेके खड़ा होता है। लेकिन उसने कहा कि मेरी शहादत अफेक्ट ना हो, उसने अपनी शहादत बचाने के लिए कह दिया कि मेरा मुंह छोटू की तरफ। मैंने वहां अपना एविडेंस क्लोज कर दिया। मैंने कहा नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर क्वेश्चंस हुए। जज साहब ने कहा और पूछने सवाल, मैंने कहा क्यों पूछूं, जरूरत ही नहीं है। जब मैंने एक चीज गेन कर लिया उसके बाद फर्दर सवाल पूछ के तो अपना केस खराब करने वाली बात है। मैंने खत्म किया। मैंने कहा सर आई वुड लाइक टू गिव एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265K। उन्होंने कहा अभी? मैंने कहा मैं भी लिख रहा हूँ। कहते हैं लिखें। मैंने 265K लिखी और मैंने कहा कि ये जो बंदा है, इस बंदे का मुंह अगर मेरे क्लाइंट की तरफ था तो गोली तो इसकी पुलिस वालों ने मारी है, मेरे क्लाइंट को तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि जब गोली इसको लगी है तब इसका मुंह गैंग की तरफ था। इसका मतलब है इसकी बैक पुलिस पार्टी की तरफ थी, वो भी फायरिंग कर रहे थे, वो भी फायरिंग कर रहे थे। अगर गैंग ने मारी होती तो उसको सामने से गोली लगती। पुलिस पार्टी ने गोली चलाई है, इसकी हिप पे लगी है और इन्होंने रोल एट्रीब्यूट कर दिया है कि भाई उसको चलो भाई उसको, और वो खुद आया हुआ था बंदा जिसको हिप पे गोली लगी। ही वाज इंजर्ड PW। एक डिसीज्ड होता है कत्ल के केस में और एक इंजर्ड PW होता है, तो वो क्या बन गया, हार्ट केस बन गया था। ठीक है, और उसमें उस पे मुझे, क्योंकि 4-5 साल पुरानी बात है, मेरा ख्याल है कि F4 लगी हुई थी कि उसकी हिप बोन जो थी वो फ्रैक्चर भी हो गई थी, तो उस पे F4 की दफा भी साथ लगी हुई थी, along with 324 जो 324 जो अटेम्प्टेड मर्डर है उसके साथ भी नहीं लगी थी। मीनिंग देयर बाई आपकी भी बात का मैंने जवाब दे दिया कि बेल क्यों होती है। वो इस तरह एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं वरना बेल होती है, वरना इजाजत नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कहा हुआ है कि आप बेल अलाउ ना करें, लेकिन यहां हो गया 90% केसेस तो झूठे हैं। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। 90% केसेस झूठे। अगर सच्चे वकूआ हैं तो गवाहान झूठे होते हैं। वकूआ हो जाता है वो गवाह ही नहीं होता, फिर आते हैं जनाबे वाला डॉक्टर साहब आप गवाह बन जाए, हसन साहब गवाह बन जाए।
इसमें हाँ जी आ जाएंगे। अब जो मौके पे हसन साहब अवेलेबल ही नहीं थे, मैं तो 2 सवालों में खड़का देना इनको। एक नेचुरल विटनेस ही नहीं है मौके पे, तो मैं तो 200 अगर कुछ सवाल पूछने वाला वकील हो वो तो ज्यादा करता ही नहीं। अभी 9C के एक रिसेंट केस में मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन की है, मेरी टीम थी सारी, वो भाईजान मैं एक सवाल भी उससे गेन नहीं कर सका। जो मैंने पूछा उसने परफेक्ट जवाब दिया। क्यों? नेचुरल गवाह था, नेचुरल भी था, ऊपर से वो एक्सपीरियंस नहीं बाद में हमने किया ना, वो पहले हाँ वो ये भी बात थी। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी होता है कि भाई आप लाइन में गवाह, वो हमने लाइन में नहीं किया, एक दिन एक पे की, अगले दिन दूसरे पे की, तो सवाल भी पढ़ लेते थे। लेकिन वो वकूआ जैनवन है ना, उन्होंने एयरपोर्ट से पकड़ा है, कोकेन लेके आ रहे थे वहां पे, तो भाई वो जैनवन वकूआ है, नेचुरल आई विटनेसेस हैं तो उनको पता है। हर्ट केसेस में होते ही झूठे विटनेस। 324 का वकूआ है फराज साहब, 324 का वकूआ है, ठीक है, हर्ट है और कत्ल है। इनमें तो भाईजान मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है थोड़ा 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन काम बहुत किया है। झूठे गवाह होते हैं, इसीलिए इसमें रेट ऑफ एक्विटल जो है वो बहुत ज्यादा है। अब एक बात होगी कत्ल की, दूसरी बात है अटेम्प्टेड मर्डर की। जब भी अटेम्प्टेड मर्डर होगा 7 ये दफात जरूर लगेगी, क्योंकि अगर तो बंदा मर गया है फिर तो 302 है। फिर ये मैटर नहीं करता कि कितनी हड्डी टूटी है, कितना मसल फटा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर होती है, लेकिन इन कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ती, क्योंकि फिर हमने एक बड़े सेक्शन को डील करना होता है जो कि 302 है, जो कि एक बला सेक्शन है। फिर इसी को डील करते हैं जिसमें इंटेंशन टू किल आ जाती है, बाकी मामला आ जाते हैं। बंदा जिंदा है, वो खड़ा है। अब माय क्वेश्चन इज, कत्ल का केस डिफिकल्ट है या ये वाला केस डिफिकल्ट है? 324 आप बताएं। 324 क्यों? वो वही बंदा मौजूद है, बंदा खड़ा हुआ है अदालत में, आके कहता है इस बंदे ने मुझे मारा है, मैं खड़ा हूं, उसको सजा दो। 302 में तो रात को आए हैं आप, गोली मार के दौड़ के चले गए, कोई गवाह ही नहीं है। फिर बनाया जनाब वाला, एक गवाह डोगर साहब को बना दिया, भट्टी साहब को बना दिया। आपने कहना है कि मैं कमान में छुपा हुआ था, आपको बताना मैंने दूर से दूरबीन में चांद की रोशनी में देखा, वो बातें आ गई सारी। 324 में बंदा खड़ा है, वो कहता है इनने मेरे को लाते मारे हैं, इनने मेरे को बांधे मारे हैं, मैं खलोता है। तो हमेशा जो अटेम्प्टेड मर्डर केस है दैट इज मोर डिफिकल्ट देन द मर्डर केस। ये मैं आपको प्रैक्टिस की बात बता रहा हूं। वो खड़ा है, वो कहता है मुझे इसने मारा है। लेकिन जब इस तरह के लूप होल छोड़ते हैं कि यार तुम्हें पता नहीं है तुम्हें किसने फायर मारा है, अब एक्चुअली उस बंदे के साथ क्या हुआ, तो उसे फायर मारा गैंग ने था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो गैंग लीडर गुलाम रसूल छोटे उसे फंसाते हैं, उसके ऊपर यानी कि F4 भी आ जाएगा, अटेम्प्टेड मर्डर भी आ जाएगी, चलो 10 साल के लिए अंदर चला जाएगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, उसने कहा कि मेरा मुंह उस तरफ था, कह देता कि भाई मुझे उन्होंने फायर मारा है, शायद कॉमन इंटेंशन में सबको ही सजा हो जाती। बिल्कुल ठीक, ना स्पेसिफाइड ना करते, उसने स्पेसिफाई किया, वहां पे फंस गए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज चूज किया था आप लोगों के लिए। ये हर दूसरी FIR हर्ट की होती है, चाहे आप लोग कचहरी में। भट्ट साहब आजकल मतलब एक बड़ी लॉ फर्म छोड़ के जिला कचहरी जाके बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई मैं जरा क्रिमिनल मैटर्स जो हैं उनको सीख लूं। आपको यानी कि दूसरे अखबार वगैरह के मामला के अलावा सारे यही केसेस आते होंगे, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के पास A6 का पर्चा है, A1 का पर्चा है, तो राइट अवे आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है। A का लफ्ज आ गया है तो भाईजान इट रिलेट्स टू हेड, F का लफ्ज आ गया है तो टांगे हैं, उसके अलावा जायफा आ गया है तो ये फिर सेंटर वाला पोर्शन है। अतलस खान का केस भी F में, अतलस वाला कौन सा? अतलस खान वाला जिसको इसरार वाला अतलस खान, वो सारे यानी कि कहाँ फायर लगे हुए थे उसमें? टांग में लगे, टांग में लगे हुए थे। वाइटल पार्ट। अब जैसे ही टांग की बात है आपको पता चल गया कि F वाले सेक्शन में, ठीक है। अब लेकिन नहीं, वो नॉन वाइटल है, टांग नॉन वाइटल। पेशेंट बच गया था, लेकिन उसकी ना, वो मेरी बात सुने, एज एन एक्यूज्ड काउंसिल आपकी बात ठीक है। हमने एक मॉक ट्रायल किया तो उसमें ये हसन साहब थे मुलजिम की तरफ से, सॉरी मुद्दई की तरफ से, तो उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि भाई लेग भी वाइटल पार्ट है, उसमें ऐसे लगे हैं, शार आ गया, शैटिक नर्व जा रही होती है, उसको गोली लगे तो पूरा बंदा पैरालाइज हो जाता है। तो दैट वाज वेरी गुड ऑन हिज पार्ट कि आपने अपने आप को, अपना केस आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। अदरवाइज लेग इज कंसीडर्ड अ नॉन वाइटल पार्ट। वाइटल पार्ट जो है आपका फेस, हेड और ये पेट वाली जगह है, क्योंकि पेट के अंदर सपोज वही बूटा मसीह वाला कौन जिक्र कर रहा था, हसीब भाई ने जिक्र किया बूटा मसीह का। हमारे क्लाइंट है, उसको 5 फायर पेट में लगे हुए हैं, टांगे भी सलामत है, बंदा भी सलामत है, जिंदा है, लेकिन ना उसका कोई बाजू काम करता है, ना उसकी कोई टांगे काम करती हैं,
उसे यूरिन पास करने के लिए भी बैग्स लगे हुए हैं, इवन स्टूल पास करने के लिए भी बैग्स लगे हुए हैं, तो वो इतलाफ सलाहियत उज़्व हो गई है सारी। इतलाफ सलाहियत उज़्व, उसके जो उज़्व हैं उनकी सलाहियत इतलाफ हो गई है, खत्म हो गई है। इतलाफ मींस एंड हो गई है सलाहियत का पूरा। इतलाफ उज़्व किसी बंदे का हाथ काट देना, उंगली काट देना, वो बॉडी का पार्ट जो है अलहदा हो जाए, डिसमेंबर हो जाए, वो इतलाफ हो गया। ठीक है, तो 4 काइंड्स, इतलाफ उज़्व कट गया, अलहदा हो गया, सलाहियत उज़्व द पार्ट इज देयर बट उसकी फंक्शन खत्म हो गई है। शज्जर फेस वाली जगह, जुरा बाकी पूरा पार्ट, जुरा के अंदर जायफा बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक, गैर जायफा लिम्स, बाजू हो गया, टांगे आ गए। इसमें डैमेज भी कोई पार्ट कुछ इस डैमेज हुई है, इंजर हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? बेसिकली डैमेज का फिर ये क्राइटेरिया है साहब, उन्होंने बताया है कि आप सपोज अगर हम करने किसी बाजू की बात कर रहे हैं, आपको सपोज एक्सीडेंट हुआ था, वो तो एक्सीडेंट था बाजू वाला, लेकिन अगर आपको किसी ने जानबूझ के गिराया होता, वो एक ऑफेंस बन जाता, फिर वो यहाँ पे देखते आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी या डिस्लोकेट हुई थी, डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट भी थी, तो यानी कि उसका मतलब है कि आपकी मुनक्किला थी। ठीक है कि भाई पहले आप गिरे, आप डैमेज हुए, फिर आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई, फ्रैक्चर जब हुई थी तो हाशमा हो गया था, जब डिस्लोकेट हुई तो फिर मुनक्किला हो गया था। तो इट इज वेरी इजी टू डिटरमिन, फ्रैक्चर है तो F5 है, डिस्लोकेट है तो F6 है, सिंपल हड्डी एक्सपोज हुई है F4 है। ये तो बोन्स से रिलेटेड है ना? जी जी, आई मीन आप किस चीज की बात कर रहे हैं, किस पार्ट की? यानी कि फॉर एग्जांपल आपके इंटेस्टाइन्स, वो इंटेस्टाइन ही है ना सर, जायफा, जायफा, ये उन्होंने जायफा कह दिया। जायफा के अंदर क्योंकि हड्डी नहीं है, ये हड्डियों से रिलेटेड है, फ्रैक्चर हुई, डिस्लोकेट हुई, इसके अंदर जो इंजरी है वो सिंपल ये गोली मार दी, छुरी मार दी, कोई भी ऐसा पार्ट इस एरिया पे मारेंगे तो वो इसमें आएगा, इसमें आएगा जायफा। जायफा कहाँ होता है? 337C, 337C और जायफा में पसलियां भी तो आती हैं। पसलियां हैं, लेकिन पसलियों को इन लोगों ने उसमें डिफाइन नहीं किया, हड्डी का उसका ये फ्रैक्चर डिसलोकेशन के बाद उसमें नहीं है। ये क्वेश्चन मैं भी बड़ा पूछता था, मौका मारने से उसकी पसली टूट जाती है, टूटती है, ये मेरे भी जहन में बड़ा आता था ये क्वेश्चन, और मैंने भी अपने सीनियर से बड़ा पूछा। इट इज गुड कि आपने इतना सोचा है, लेकिन उन्होंने जो पसलियां टूटना है उसको हड्डी को इस तरीके से डिफाइन नहीं किया। पसलियां टूटना भी 337D में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पसली डिसलोकेट तो नहीं होती, मतलब टूटती ही है, उसको फिर जोड़ लेते हैं, बस हो जाती है, वही थी मतलब वहां डिसलोकेट होती है, लेकिन वो यानी कि उसको उन्होंने एक के ऊपर एक चली जाती है, इस तरह हो जाती है, ठीक है, वो भी डिसलोकेशन में आता है, लेकिन उन्होंने उसको 337D में ही कवर किया है, क्योंकि उन्होंने कैटेगराइज करना तो उन्होंने अपनी हड्डियों को छोड़ देते हैं। ये जायफा के अंदर कोई चीज उगाइए खान पीने में, आज मंगाइए, वो भी जायफा के अंदर ही आता है। रीढ़ की हड्डी है, वो देखे ना उसकी डिस्क वगैरह, रीढ़ की हड्डी में जायफा है, वो तो बड़ा मुश्किल उसमें मरहला होता है, लेकिन जायफा की सजा ही बड़ी है सर। इनकी तो सजाएं, हड्डियों की तो थोड़ी सजाएं हैं, उल्टा मतलब आपको इस पर परेशान नहीं होना, आपको इस पर खुश होना है, क्योंकि इनकी सजाएं कम है, उसकी सजा ज्यादा है। जरा सजा का बताइएगा, मतलब सपोज इधर 14 साल अर्श 1/3 of the year, डी की 1/3 of the year अर्श, वो इम्प्रिजनमेंट बताया था, अच्छा इम्प्रिजनमेंट है 10 साल, 10 साल। इनमें से किसी की भी 10 साल नहीं है एफ में, हड्डियों की ज्यादा से ज्यादा कितनी, 7 ईयर्स है, हाँ ऐसे ही है, 7 ईयर्स है, तो मतलब उसकी 10 साल है, और यही रीजन है। और पनिशमेंट कितनी है, दियत, सपोज आजकल दियत का रेट 50 लाख रुपए मिनिमम है, तो उसका तीसरा हिस्सा आपने देना है, बड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये मिनिमम रेक्विजिट अमाउंट होती है जो जज दे सकता है, इससे कम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा देते हैं। तो यानी कि ये जो है, आप ठीक कह रहे हैं कि भाई रीढ़ की हड्डी है, पसलियां हैं, मामला हैं सारे, तो उसकी फिर सजा भी ज्यादा है, उसका जुर्माना भी ज्यादा है। इनकी सजाएं तो कम है, इनका जुर्माना भी कम है। दियत की वैल्यू किस तरह है? दियत की वैल्यू सेक्शन 323 पीपीसी के अंदर बताई हुई है दियत की वैल्यू, और वो बताते हैं कि जो सिल्वर होता है हमारा, चांदी से डिटरमिन किया जाता है कि दियत की वैल्यू क्या है, 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। जो भी करंट रेट पाकिस्तान में चल रहा होगा सिल्वर का, 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर का रेट निकालेंगे, सपोज वो बनता है 5 मिलियन,
करनी नहीं पड़ती। ठीक है, सपोज अब इधर से सजा उन्होंने दे दी है डी की, एक बंदे को पसली पे या रीढ़ की हड्डी पे गोली मार दिया, उसकी सजा 1/3 ऑफ द दियत है, तो क्या है 1/3 ऑफ 5 मिलियन। 5 मिलियन का जो तीसरा हिस्सा है वो उसकी सजा बन जाएगी। तो इस तरीके से डिटरमिन होती है। ये अर्श है, ये अर्श कानून ने बता दिया है कि भाई इसकी सजा इतनी होगी। अगर किसी ऑफेंस की दमान है तो वो लॉ ने नहीं बताई हुई, वो जज के पास एक बहुत बड़ी पावर है कि वो जितनी मर्जी दे दे, चाहे 1 रुपया कर दे, चाहे 10 लाख रुपया कर दे, लेकिन समझा ही जाता है कि उसको अर्श से कम यूजुअली रखा जाता होगा। तो अर्श से कम ये तो अर्श में कितना दियत और अर्श में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली दियत ही एक पनिशमेंट है जो इस्लामिक लॉ के अंदर बताई गई थी। दियत बड़ा इजी है डिटरमिन करना, 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर इज दियत मिनिमम, इससे मैक्सिमम। अर्श क्या है? अर्श एक तरीकेकार है फाइन का जो कि दियत से निकाला जाता है। अब हर ऑफेंस की अलग है। 337 डी की 1/3 ऑफ द दियत है। और सपोज दांत एक टूटा है 1/12, दांत की मेरा ख्याल है 1/20, मुख्तलिफ है इनके कौन सा। सपोज दांत किसी ने तोड़ा है तो उसकी 1/12 है, तो मतलब इसका 12वां हिस्सा वो बनेगी अर्श। तो अर्श निकाला जाता है दियत से। दियत की एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है जो अर्श होती है, और वो हर ऑफेंस की डिफरेंट है। मतलब F1 का कह देंगे कि इतने % ऑफ द दियत, F3 का कह देंगे इतने % ऑफ द दियत, F4 का कह देंगे इतने % ऑफ द दियत। तो हमें दियत मालूम होनी चाहिए, फिर उसकी परसेंटेज हम निकाल लेंगे कि दियत का 10वां हिस्सा है, 12वां हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। तो इस तरीके से ये मामला चलते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? और ये जो 336A है corrosive substance, जी ये थोड़ा सा डिफाइन। हाँ जी, corrosive substance एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो गला देता है। जैसे कहते हैं बॉडी गल गई है, सड़ गई है, एक इस किस्म का सब्सटेंस। अब इसको पॉइजन से हमने कंफ्यूज नहीं करना। पॉइजन एक ऐसी चीज है जो बॉडी के अंदर जाती है और मैदे को डिस्टर्ब करती है और बंदा उससे मर जाता है या बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, वो और चीज है। कोरोसिव सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो बाहर से बॉडी को, अंदर भी वैसे जा सकता है, जबरदस्ती खिलाया जा सकता है, लेकिन तेजाब या कोई भी ऐसा मवाद जो बॉडी को जला देता है वो कोरोसिव सब्सटेंस है। मट्टी का तेल छिड़क के आपने ऊपर आग लगा दी है, या कोई तेजाब है, तेजाब भी आपने ऊपर डाल दिया, उससे बॉडी जल गई है, तो वो कोरोसिव सब्सटेंस है। मैंने केसेस किए हैं इसके। मतलब ये वो लड़की थी, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसे आग लगा दी गई थी, तो वो पर्चा हुआ था 336A का, तो पनिशमेंट बी में है। हाँ, 336B का पर्चा था, 336B का पर्चा था, और इसकी मेरे ख्याल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस ये सारे मट्टी का तेल या पेट्रोल जो कोरोसिव के अंदर ही आएगा, क्योंकि इट सेल्फ जलाना वो चीज होती है, फेंक के अगर आग लगाने की चीज होती है। बिल्कुल उसी में आया था हमारे पास। हाँ। तो उस पे भी उसने जज साहब ने ये कहा था, लेकिन भट्ट साहब ने ये कहा था कि पेट्रोल या मट्टी का तेल छिड़क के आपने फिर एक और किया कि आग लगाई नहीं है। लगाई गई। इट सेल्फ का मतलब ये होगा कि आपने तेजाब फेंका, उसने इट सेल्फ बंदे को जला दी। अब ये दो चीजें क्लैरिफाई कर देंगे। ये डीपर एप्रिसिएशन की बात है, और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। और मुझे उस मर्डर केस का पता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, बैरिया टाउन। जी जी वही बिल्कुल, बैरिया टाउन का। उसमें बेसिकली आप क्योंकि थे डिफेंस काउंसिल में, तो आपने ये बात करनी थी। ठीक है, ये वही बात है जो हसन साहब कर रहे थे कि लेग इज अ वाइटल पार्ट। ठीक है, अब ये अच्छी बात है कि हम ऐसे फेलोज बैठे हैं जो अपने केसेस से डिस्कस कर रहे हैं चीजों को। बेसिकली उन्होंने कहा हार्ड कॉस्मिक कोरोसिव सब्सटेंस। अब जब उन्होंने मट्टी का तेल छिड़का है, मैं प्रोसिक्यूशन की बात करता हूँ, मट्टी का तेल छिड़का है, तो यार वो कोरोसिव सब्सटेंस तो है, उससे करोड हो सकता है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मट्टी का तेल छिड़कने के बाद ही आपने आग लगानी है तो उसने करोड कर देना है, जला देना है, तो वो इस एम्बिट में आता है। लेकिन इफ यू आर डिफेंस काउंसिल तो फिर आप ये बात करेंगे कि सर इधर तो लिखा हुआ है कि भाई हार्ड कॉस्मिक कोरोसिव सब्सटेंस डायरेक्टली एक आपने सब्सटेंस बॉडी के ऊपर फेंका और डायरेक्ट चल जाए। ये प्रोसीजर क्या हो रहा है कि पहले मट्टी का तेल छिड़को फिर आग लगाओ, तो ये तो फिर दो बातें होंगी। हो सकता है मट्टी का तेल उसने छिड़का हो, आग मैंने लगाई हो, तो अब आग तो कोरोसिव सब्सटेंस नहीं है जो मैंने माचिस लगाई है। मुझे क्या पता था उसमें पहले मट्टी का तेल डला हुआ है। ये डिफेंस की बातें हैं, दीज आर द क्रिमिनल डिफेंसेस जो हम एज अ डिफेंस लॉयर अपना बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझना है कि भाई कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे बॉडी गल सड़ सकती है, दैट इज अ कोरोसिव सब्सटेंस, वेदर इट इज डायरेक्ट और इट इज इनडायरेक्ट, दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ हार्ड कॉस्मिक कोरोसिव सब्सटेंस। ठीक है,
ये बात होगी सर। दो मुख्तलिफ नोयत के केसेस हैं। नंबर वन, लाहौर के अंदर लास्ट टाइम एक वाक़या पेश आया था जिसके अंदर दोनों बाजू अलग थे, दोनों टांगे अलग और सर अलग थे सर, और खातून थी जिसने अपने हस्बैंड को इस तरह से उन्होंने मारा हुआ था। तो एक वो इस नोयत का केस यहाँ पे कौन सजा का तयन होगा। दूसरा, जमात मुशोजी जैसे केसेस में जहाँ पे जाते हुए एक बंदा जा रहा है, लेकिन जाते हुए वापसी में वो बंदा एक छोटे से बॉक्स में, जिसमें आप हाथ यूं रखेंगे इतने से बॉक्स में लेके जा रहे हैं, एक वो वहाँ पे एक लाइक क्रिमिनल ऑफेंस वहाँ पे हो जाते हैं, यहाँ पे इस तरह हो जाते हैं। दोनों केसेस में किस तरह के लाइक सजाएं तयन। सर वो ये है, बंदा ही मर गया, वो हर्ट केसेस नहीं है, दोज आर द मर्डर केसेस। उंगलियां काटे, बाजू काटे, नाक काटे, कान काटे, पाँव काटे, टांगे काट दें या प्राइवेट पार्ट्स काट दें, वो हर्ट केस नहीं है। हमने जो टॉपिक आज डिस्कस किया है वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी जख्मी हो और बंदे की डेथ कॉज ना हो। अगर बंदे की डेथ कॉज हो गई है तो ये चैप्टर क्लोज, और फिर एक ही चैप्टर रह जाता है, दैट इज 302। जब पीएमआर बनेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके अंदर ये सारी क्लैरिफिकेशन दी जाएगी कि भाई इससे ये जख्म हुए हैं, उंगलियां काट दिया, पाँव काट दिया, सर काट दिया, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन फिर वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। फिर हमने एडजुडिकेट करना है एक मर्डर का, मर्डर के चार्ज को। एक चीज आती है वैसे, आपको क्लियर हुई है बात सर? वो तब है, सपोज दोनों बाजू काट दिए, टांगे भी काट दी, सर वही है, बंदा मरा नहीं है, हार्ट केस, ठीक है। मर गया, एक सुई आपने चुभाई है बंदे को, वो दिल पे चुभ गई है, बंदा मर गया है, तो मर्डर केस मानते हैं। आपने बंदे के 10 टुकड़े कर दिए लेकिन अभी उसका दिमाग और दिल जिंदा है और मरा नहीं है, तो वो हार्ट केस है, ठीक है, वो अटेम्प्टेड मर्डर में आता है जी। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे किसी ने किडनैप कर दिया और या वाइफ ने अपने हस्बैंड को मारा, हाथ काट दिया, नहीं जाहिर है नहीं पता चला, फिर टॉर्चर करती रही, डेथ भी बहुत बाद में। जब पनिशमेंट होती है वो चला तो जाता है 302 में 14 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जितनी भी है, लेकिन उसमें वो हर्ट के भी ऐड कर देते हैं। फिर होता है कि वो 25, 30, 40, 50 साल तक उसकी पनिशमेंट कर देते हैं, डिफरेंट सारे सेक्शन ऐड करके, और बाहर तो बहुत ज्यादा होता है ये, तो वो फिर सारे सेक्शन ऐड करके तो उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट को वो और ज्यादा ऐड करते जाते हैं। जैसे इसकी तो 14 ईयर्स है, लेकिन हर्ट ऐड कर दिया बीच में, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट तो नहीं मरा, वो तो टॉर्चर से मरा है, कभी उसका हाथ कट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौजम साहब, 40 से 50 साल उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया। क्वेश्चन समझा है बहुत? मतलब उसके हार्ट, उन्होंने कहा है कि भाई आपने सपोज 5 या 10 किस्म के मुख्तलिफ जख्म पहले लगा दिए, पर्चा हो गया है जिसके अंदर ये सारे दफात लग गए हैं, ठीक है, 7/324 भी लग गया है, लेकिन अब पता है द पर्सन इज सो मच इंजर्ड कि वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मर जाता है। शी इज सेइंग, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, शी इज सेइंग कि भाई ये पहले लगे हुए हैं, इसकी 14 साल, इसकी 10 साल, इसकी 5 साल, इसकी इतने साल है, अब ऊपर 302 भी लग गया है, तो मतलब उसकी सजा फिर 50-60 साल, मतलब इतनी होनी चाहिए, 70-80 साल उसकी सजा होनी चाहिए, ठीक है, या होती है, आप ये कह रहे हैं। इसमें बेसिकली लफ्ज है जी राना साहब, कॉन्करेंट, वो है ऑल द सेंटेंसेस concurrently. all the sentences shall run concurrently, ठीक है। अब ये तो एग्जांपल है कि जब बंदा मर गया तो बाकी सारे सेक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर हम एडजुडिकेट करेंगे अपॉन 302। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं कि एक बंदे ने क्या किया। ए abducts a woman, एक लड़का एक लड़की को पहले अगवा करता है, एक ऑफेंस, फिर उसके साथ रेप करता है, सेकंड ऑफेंस, फिर उसकी बॉडी को जलाता है, थर्ड ऑफेंस, फिर उसका कत्ल कर देता है गर्दन काट के। कितने ऑफेंसेस हो गए? 4। अब एक हो गया जी एब्डक्शन, कौन सा होता है एब्डक्शन का? 365। उसके बाद क्या किया? रेप 376, उसके बाद जला दिया 336B, और उसके बाद मर्डर कर दिया 302। अब 365 की 7 साल है, 376 की 14 साल है, इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और इसकी डेथ है, ठीक है। चलो उसकी भी समझो 25 साल समझ लेते हैं, तो 25 + 25 + 14 + 7, ठीक है, 50, 60,
71 ईयर्स की इसको पनिशमेंट होनी चाहिए। अब सपोज ये जो मुलजिम है जिसने ये सब किया है, इस मुलजिम को ये सारी सजाएं मिल जाती हैं। वो कहते हैं कत्ल में हमने आपको दिया उम्र कैद, आपको हमने रेप में भी उम्र कैद दे दी है, सॉरी जलाने में भी उम्र कैद दे दी है, रेप में हमने 14 साल दे दिया, अगवा में हमने 7 साल दे दिया, 71 साल की उसको टोटल सजा होगी। तो अब क्या वो 71 साल जेल में रहेगा? जज ने कहा है कि आपको मैंने इन सारे ऑफेंसेस में चार्ज किया था और अब इन सारे ऑफेंसेस में मैं आपको 25, 7 और 14 साल दे रहा हूं। क्या वो 71 साल जेल में रहेगा? तो कैसे होगा बताएं, खड़े होकर बताएं। सर वो पहले ही 71 साल का हुआ था। वो एक और चीज है, 71 साल का पहले हुआ, मेरी बात सुनिए, 71 साल का वो है तो वो जेल में रहेगा, मर जाएगा, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पे बात को समझिए, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और आपसे ये लोग आगे पूछेंगे बातें, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई बंदे को हो गई है 3-4 ऑफेंसेस में सजा, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये जो ऑफेंसेस हैं, ऑल दीज सेंटेंसेस शैल रन कॉन्करेंटली एट द सेम टाइम चलेंगे। अगर वो 1 जनवरी 2023 को वो कन्विक्ट हुआ इन सारे ऑफेंसेस में, तो इन सारे ऑफेंसेस की इकट्ठे सजा शुरू हो जाएगी। सेम डे से उसकी ये भी 25 साल शुरू होगी, ये भी 25 साल शुरू होगी, ये भी 14 साल शुरू होगी और ये भी। अब जैसे ही 7 साल मुकम्मल होंगे उसकी ये वाली खत्म हो जाएगी और इनके भी 7-7 साल हो जाएंगे, ओवरऑल 25 साल रहेगा। ठीक, टोटल 25 साल रहेगी, टोटल 25 रह जाएगी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं दे रन कॉन्करेंटली, और इसमें जजमेंट के अंदर लिखता है, जब फैसला करते हैं वो अंदर लिखते हैं कि ऑल द सेंटेंसेस शैल रन कॉन्करेंटली, और बेनिफिट ऑफ 382 भी देते हैं कि भाई जो अंडर ट्रायल प्रिजनर सपोज 2 साल ट्रायल चला है और जेल में था, उस पीरियड को भी काउंट किया जाए। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। वो फेवरेट, मतलब मुद्दई फेवरेट नहीं है, मुल्जिम फेवरेट चाइल्ड है लॉ का। FIR में जो कैपिटल पनिशमेंट होती है वो कंसिडर की जाए। FIR में जो कैपिटल है नहीं, बाकी भी हो रही होती है। देखिए ये 7 साल चल रही थी, 7 साल ये भी चल रही है, वो भी चल रही है, ये कंप्लीट हो गई है, इसमें से भी 7 साल हुए हैं। ये क्लियर हुई है बात? ये जो वो एक ना बात, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। ये जो सजाएं होती है करंट हो जाती है, मतलब जो कॉन्करेंट जो सजा। अच्छा, ये अब क्योंकि जाजेब साहब का तजर्बा है, थोड़ा सा करंट सुना है ना कि भाई वो कहते करंट हो गई है, सजाएं करंट हो गई है। वो करंट होने का यही मतलब है कि भाई वो कॉन्करेंट हो गई है, वो इकट्ठे। तो सुनिया सी 82B दा फायदा है कि 82B दा फायदा देते हैं। 82B क्या है? 382B सीआरपीसी का बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ 382B। ठीक है यार, जज ने 82B देता है, आओ देता है 82B। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई जो उसने अंडर ट्रायल जो उसने जेल में टाइम गुजारा है उसको भी काउंट किया जाए एज एज पनिशमेंट। ठीक है, ये ना हो कि भाई 2 साल का ट्रायल रुकता है, अब यहाँ से ये कौन से शुरू करो, नहीं ऑलरेडी 2 साल काट चुके। अगर बंदा अपील पे जावे, हाँ, उस सब पे हवाले डाली होती है अपील तो फिर जितने ऑफेंसेस ना, हाँ जी, जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सब की अपील है। ठीक है, क्योंकि वो एक मुकदमे में गया है ना, वो ऐसे से साबित करेगा सारा। ये भी हो सकता है कि भाई वो कहें कि भाई इसमें से जो मेडिकल रिपोर्ट आई है रेप साबित नहीं होता, तो वो कह देंगे कि भाई रेप में हम आपको एक्विट कर देते हैं, रेप नहीं हुआ, मर्डर हुआ है, आपने जलाया भी है बॉडी को और अगवा भी किया था, लेकिन उन्हें रहना तो फिर भी 25 साल है। पूरे 25 साल रहते कि दिन रात गिनते हैं? सर ये अब खत्म हो गया है दिन रात वाला चक्कर, अब ये एब्सोल्यूट इसको कर दिया गया है। लेकिन अब रिमिशंस मिलती हैं, जिसको रिमिशन रिपोर्ट कहते हैं, रिमिशन रिपोर्ट मंगवाई जाती है, तो उसमें कोई गुड बिहेवियर का फायदा मिलता है कि भाई ये आपका अच्छा बिहेवियर था, वो तो आपकी 6 महीने कम कर दिया, आपने कुरान हिफ्ज कर लिया है, आपकी साल कम कर दिया, ठीक है, आपने कोई एजुकेशन हासिल कर लिया, कोई स्किल सीख लिया है, साल कम कर दी। अभी हमारा एक क्लाइंट है 16 साल बाद, आज हमारा एक टीम मेंबर गया हुआ है कसूर रिलीज कराने, हमारे क्लाइंट को वो 302 में हुआ था उम्र कैद, तो वो 16 साल बाद बाहर आ रहा है। वो यही कहा जा रहा है कि पूरी काट के आया, क्योंकि वो 16 साल पहले का अंदर गया हुआ है, तब दिन रात वाला कॉन्सेप्ट था तो उसका बोले। लेकिन जो आज सजा होगा बंदा वो पूरे 25 साल काट के आएगा। नई जजमेंट्स भी आ रहे हैं, और वो रूल्स
आईजी जो ये रूल्स हैं, मतलब ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो करें, ये आप तकरीबन सर तो फिर 21 साल में रिहा हो गए। हाँ 21 साल, तो बाकी रिमिशन 2-3 साल की रिमिशन मिल जाती है 21 साल में। मेरा भी सवाल है इसी से रिलेटेड था कि जिस तरह ये 7 या 14 अमेंडमेंट आई है कि अब एक बंदे को 7 साल की कोठी लगी है, ठीक है, 14 साल की उसकी बच्ची इसने वाली। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करते। अब ही इज आस्किंग कि भाई इसमें अब वो है ना भाई काइंड्स है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, एक रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये नहीं हो सकता कि 302 में कोठी लगा दें यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसमें कैद व मुशक्कत दे दें, उसमें सिंपल कैद दे दें, ऐसा नहीं होता। वो यही कह देते हैं कि शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट इतना, रिगोरस इम्प्रिजनेंट इतना। बट कुछ केसेस के अंदर बजाय पेंशन नहीं होती, मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, मसलन के केस है बंदे ने थप्पड़ मारा किसी के चेहरे को, हाँ रिजनेबल पर्सन है, अब थप्पड़ का कोई मेडिकल भी नहीं है, कोई भी, अब वो किधर फाल करेगा, ऑफेंस होगा क्या L2 जब भी आप जाते हैं थाने, आप बताते हैं इन्हें मैंने चंड रखा है, ठीक है, तो मेरी गाल बूथी लाल हो गई है, तो वो कहेंगे मेडिकल लै के होंगे, यार मैंगो मेडिकल लै के आओ, कैसी गल्ला कर दो। तो फिर वो F2 की, क्योंकि आपकी सिफारिश होगी आप बदमाश हैं, वकील हैं, तो पर्चा उन्हें देना पड़ता है, तो फिर L2 का पर्चा दे देते हैं, ठीक है। तो ये अदर हर्ट में आता है कि भाई कोई भी ऐसा हर्ट जो इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस डिफाइंड नहीं है, तो वो L2 का पर्चा। L2 की पनिशमेंट्स को कैसे डिटरमिन करेगा? वो लिखी हुई है, चंद मांगी कुछ 6 months है मेरा ख्याल, 6 months है या 3 months है सर। सर एक तो होता है कि रिसेंट एक वाक़या है हमारे का, वहाँ पे एक छोटा बच्चा तकरीबन 10 साल भी है, पेज पे लिखने के बाद ही सुसाइड कि मैं वालदा की वजह से ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आई लव माय फादर ब्रदर सिस्टर नेबर तक उसने बता दिया हुआ, बट द बॉय द चाइल्ड बेसिकली कमिटेड सुसाइड। समझ रहा चलो देखो जरा जाओ ना, जरूर कोई ना, 1 मिनट रुके हमारे पास। अच्छा सर, तो जो बच्चा था 10 साल का, ही कमिटेड सुसाइड और पेज पे लिख के गया अपने नाम के साथ, आई लव माय फादर नॉट मदर, क्योंकि मुझे शी वाज हर्टिंग मी, और तो काफी सारे उसने लिखे हैं। तो इस केस में कौन सी सजा, वालदा सजा होगी या नहीं? ये ऑफेंस नहीं। एंड सेकंडली बुलिंग से यूनिवर्सिटी के अंदर बंदा इतना टॉर्चर्ड होता है कि यूनिवर्सिटी छोड़ देता है, मेंटली तौर पे अपसेट होता है, तो दो मुख्तलिफ केस हैं सर। पीपीसी के अंदर में सेक्शंस हैं, नुइसेंस का एक चैप्टर है हमारा, कि भाई आप एक इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे एक बंदा अपनी ऑर्डिनरी लाइफ गुजारने में उसे मुश्किल होती है और उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है और वो अपने जो कारकर्दगी है वो सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाता अपने काम, तो वो नुइसेंस में डिफाइंड है। लेकिन इनकी इतनी कम सजाएं हैं और इन पर पर्चे भी नहीं होते, आपको प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है मजिस्ट्रेट की अदालत में, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो सेक्शंस आर देयर, सेक्शंस हैं वहाँ पे, लेकिन इनकी जो पनिशमेंट्स हैं वो बड़ी थोड़ी सी होती हैं। बाहर में जैसे चीमा साहब कह रहे थे, बल्कि लीजा वाज आल्सो सेइंग कि भाई ये मतलब बात कोई टॉर्ट लॉ है सारा, तो यहाँ आपने जबरदस्ती पीपीसी में घुसाए हुए हैं। तो अब यानी कि लीजा हो गई, ये हो गई, लंदन वाले बच्चे हैं, तो इनके लिए ये चीजें बड़ी हैरान कुन है कि भाई आपने जबरदस्ती इसको क्राइम बनाया हुआ है, जबकि बाई मिस्टेक आप खुद बोल रहे हैं कि भाई मिस्टेक है, और क्राइम का एक इंग्रेडिएंट है कि भाई आपकी नियत भी हो मारने की और आपने मारा भी हो, आप खुद कह रहे हैं मिस्टेक है, यानी कि नियत नहीं है, फिर भी आपने क्राइम में जबरदस्ती घुसाया हुआ है। तो ये हमारे जो सिस्टम के थोड़े से फ्लॉज हैं। इंटरनेशनल इसको टॉर्ट लॉ कहते हैं, इसकी कॉम्पनसेशन होती है, जब से मिस्टेक हुई है उसकी कॉम्पनसेशन है। यहाँ हमने मिस्टेक की भी सजा रखी हुई है सर, आप गलती हुई है फिर भी 6 महीने आप जेल में जाएंगे। लेकिन उसमें भी तो उनके अपने भी तो लेवल है ना। आप जिस तरह पिछले दिन एक लड़का बहुत हिट हुआ ना, जिसने रूम मदर और बेटी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, वो तो मर्डर केस था। हाँ, तो वो रैश ड्राइविंग और मिस्टेक नहीं है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। लाइफ नहीं वो उसकी वजह हो, भी लेवल्स हैं, वो उसकी वजह ये है ना, लेवल का है तो उसमें आपको कंपनसेशन मिलेगी। उसकी वजह ये है ना कि सपोज आपने गाड़ी से हिट करके बंदा मार दिया है, अब इसमें देखना क्या है, लाइसेंस है आपके पास, सपोज आपके पास लाइसेंस है, दैट मीन्स कि लॉ ने आपको गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी, आप ऑलरेडी एक इलीगल काम कर रहे थे और वो इलीगल काम करते हुए आपने मार दिया। वो मिस्टेक तो और वो कत्ल भी सबब तो उसके लिए है जिसको लॉ ने इजाजत दी है गाड़ी चलाने की। मेरे पास केस है महविश कमर के कजन का, 322 का केस मैं कर रहा हूँ, वो उसको कोस्टर वाले ने नीचे दिया है फिरोजपुर रोड पे। तो अब वो हमने उसे कैसे पकड़ा हुआ है, हमने कहा 302 है,
322 ने, क्यों? उसके पास लाइसेंस है HTV का, चला वो PSV रहा था, ठीक है, HTV और चीज है और वो चला रहा था PSV। कोस्टर जो होती है, कोस्टर PSV होती है, पब्लिक सर्विस व्हीकल। हमने उसको पकड़ लिया, मैंने उसकी बेल खारिज करा दिया इस ग्राउंड पे। वो कहते हैं हमारे पास लाइसेंस है, मैंने कहा लाइसेंस दिखाओ, उन्होंने कहा लाइसेंस है बस। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होगा, हम भी तो फिर घुस जाते हैं अंदर। मैंने जनाब बात दिखाया, मैंने कहा ये PSV है जो गाड़ी है और इसको लाइसेंस HTV का है, मतलब लॉ ने इसको ये कोस्टर चलाने की इजाजत नहीं दी, उसकी बेल खारिज हो गई इस ग्राउंड। तो वो यूं मतलब लूप होल्स होते हैं ना कोई ना कोई। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ। बहरहाल भाई देन वी विल कॉल इट ऑफ अ डे, और नेक्स्ट टाइम हम इसका पार्ट बनेंगे, स्पेशली जो हमारे वो जिना लॉ अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम जो होंगे ना सेशन, आप लोगों ने भी इसका पार्ट बनना है। सर एक इसी तरह का आखिरी क्वेश्चन सर ने एक बयान किया था वाकया को लिख लिया, इसी तरह की सुसाइड किया था, हस्बैंड से तंग आके लेडी ने सुसाइड कर ली थी, लेकिन हस्बैंड को उसमें मेरे का 6-7 साल की सजा हुई थी। मुगलपुरा लसानी बदगर वालों का जवाब। अच्छा, मुझे इस केस के फैक्ट्स नहीं मालूम। अगर उसे सजा हुई है ना तो वो इस वजह से नहीं हुई होगी, पे हुई है कि मुझे ये टॉर्चर करता था, मुझे खाना पीना नहीं देता। वो डोमेस्टिक वायलेंस हुई होगी। अगर कोई बंदा सुसाइड करता है ना, सुसाइड इटसेल्फ इज अ क्राइम। सपोज ए इज ट्राइंग टू कमिट अ सुसाइड और वो मरा नहीं है, तो उसी को फिर सजा होती है कि तुमने क्यों कोशिश किया मरने की। बिकॉज ऑफ sin कहते हैं। देखिए, आप किसी की वजह से सुसाइड नहीं करते, यू लीव द गाय और यू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। अगर घर में, लेकिन इसमें हस्बैंड को मतलब एक बीवी, शोहर ने सर फाड़ दिया बीवी का, वो यार पुलिस स्टेशन जाके उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ, A2 का नतीजा लो। लेकिन आप वैसे वो मेंटल इश्यूज ना कंसिडर करने लगे। हाँ। उन्होंने ये वाला मुझे याद कि मैंने भी पढ़ा था उसके अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही थी, उन्होंने पोस्टमार्टम किया था, डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव किया था और हस्बैंड को दी थी। वो फिर इस चीज की वजह होगी कि उसकी बॉडी के ऊपर मार्क ऑफ इंजरीज होंगे, फिर जो इंजरी डिफाइन हुई होगी हर्ट के टॉपिक को, उसकी सजा हुई होगी उसे। 6 माह अंदर रहा था, 6-7 साल 6-7 साल अंदर रहा था, कोई हड्डियां टूटी भी होंगी ना, उसकी हड्डियां टूटी भी होंगी। लेकिन ये ऑफेंस नहीं है कि उसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली, ये ऑफेंस नहीं है। तो यू नो जो आपको ट्रॉमा होता है when you are hurt, Mental agony. तो आपको फॉर इंस्टेंस किसी ने बहुत ज्यादा मारा हो, उसकी सिर्फ फिजिकल पेन नहीं होती, उससे ट्रॉमेटिक पेन क्योंकि आपकी बॉडी है ना, उससे आपकी ब्रेन मेमोराइज कर लेती है उस पेन को, एंड इट चेंजेस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन। तो इफ somebody does your MRI, वो दिखा सकते हैं कि आपकी ब्रेन उससे पहले कैसी थी और उसके बाद कैसी थी। लेकिन वो तो टॉर्ट नहीं है। So बाहर का कॉन्सेप्ट ये है कि criminal negligence is also a thing. If somebody hurts you, it can also be considered a crime. और US में तो ये होता है कि you can find 2 lawsuits, you can file 2 lawsuits concurrently. एक civil suit भी आपने फाइल किया tort के तहत और एक criminal suit भी। The neuropsychology of pain and pleasure is the same. तो how will it be determined? कि वो उसकी खुशी की वजह से वो चेंज आई थी या किसी खुशी की वजह से नेगेटिव चेंज भी आ सकती है। So trauma की जो pain होती है that's different. मतलब trauma is a pain. Yes. So neuropsychology of pain and pleasure is the same, says Carl Jung. नहीं, लेकिन डिफरेंट होता है। जब आपको ट्रॉमा आता है आपकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है, लाइक आपको एंजाइटी अटैक्स होते हैं। I'm quoting a very well reputed neuropsychologist. But I'm telling you what US UK does. I don't know how they do it. I'm just telling you that they do it. हम इतने एडवांस नहीं, वो हम उसकी बात कर रहे हैं, लॉ की, स्ट्रिक्टली लॉ की बात है। हाँ, वो डीपर क्रोनोलॉजी में जाएं तो वो होगा, मतलब हमने इतनी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई कि भाई वो खुशी से पागल हुआ या गम से पागल तो मतलब आई एग्री कि वो खुशी से भी पागल होते हैं, और मतलब कहते हैं इतना खुश हुआ मार गया है। मतलब 10 करोड़ की लॉटरी निकली है, वो खुशी नाले मार करोड़ टेबल के ऊपर ना करोड़ रुपए आगे रखा तो पापा